Good morning student. In the last lecture we have discussed about the profitability ratio, in which we will discuss about the gross profit ratio, which is prepared to ascertain the operating efficiency and which reflect the gross profit earned in comparison to the revenue from operation. Along with this, we will also discuss about the operating ratio, which is prepared to ascertain the cost of revenue from operation and operating expenses in relation to the revenue from operation. Student, in this step today we are going to discuss same topic, in which the common topic on which discussion made is the operating profit ratio, net profit ratio and return on investment. फर्स्ट टॉपिक आपका जिस पे आज डिस्कशन करना है स्पेशली ये आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ही पार्ट है। ये थर्ड रेशियो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है क्या। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो show the relationship between operating profit and revenue from operation. Actually, operating profit ratio is prepared to ascertain the operating efficiency. Operating profit is calculated after deducting the operating expenses such as selling and distribution expenses, office and administrative expenses, employee benefit expenses, depreciation and amortization and other expenses, in which bad debts, discount and interest on short term loan will be considered. इन सारे आइटम को डिडक्ट करने के बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। एंड आफ्टर एडिंग ऑपरेटिंग इनकम, इफ एनी इनकम इज अराइजेज लाइक द कमीशन रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव एक्सेट्रा, तो इन सभी को हम ऐड कर लेंगे और इसके बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट upon revenue from operation, revenue from operation multiplied by 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें करना क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट में हमें ऐड करना है ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लाइक द सैलरी, डेप्रिसिएशन एंड amortization स्पेशली रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स को कंसीडर किया जाता है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा।
ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम इक्वल कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आप करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होता है, अगर नेट प्रॉफिट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल नेट प्रॉफिट, इसमें प्लस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या जिसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नेट प्रॉफिट के बेसिस पर भी हम ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसी स्टेप में नेट प्रॉफिट रेशियो, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट रेशियो, net profit ratio, so the relationship between net profit and revenue from operation, it tell us what is the percentage of profit, net profit earned on the revenue from operation, or what is the net profit earned in comparison to the revenue from operation. Actually net profit ratio show the overall efficiency of a business enterprise, overall earning capacity of the business enterprise इन रिलेशन टू द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में ओवरऑल एफिशिएंसी या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम नेट प्रॉफिट रेशियो प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअल में नेट प्रॉफिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेट प्रॉफिट बिजनेस के टोटल अर्निंग कैपेसिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है और इसके साथ साथ उसकी टोटल एफिशिएंसी को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब नेट प्रॉफिट एक्चुअल में बिजनेस की एफिशिएंसी का, बिजनेस के इफर्ट का, बिजनेस के जो बिजनेस में जो रिस्क लिए गए उसी का रिवार्ड होता है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट रेशियो को यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। इसको हम परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे होता है? नेट प्रॉफिट इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, indirect expenses, indirect expenses, all those expenses which are directly not related with the production, plus other income, अदर इनकम को हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम माइनस टैक्स। तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्चुअल में क्या है? जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ऑल दोज थिंग विच आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ये कि जिनके ना होने पर प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट एक्चुअली प्रोडक्शन एक्टिविटी में फैसिलिटेट करते हैं। जैसे सैलरी, अब सैलरी आप एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए पेमेंट करते हैं, बट एम्प्लॉय के ना होने पर प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जबकि लेबर के ना होने पर, वर्कर्स के ना होने पर हमारे प्रोडक्शन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इंश्योर करना है कि जो चीज़ें हमारे प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसीडर करते हैं, और जो चीज़ हमारे प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कंसीडर करते हैं। तो आइए देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। इसमें
ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं आप, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंस। और अभी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन को कंसीडर नहीं किया गया, तो एक्चुअली जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट किया गया वो भी इसी का पार्ट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, जिसको हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल लॉसेस। अब यहां पे एक्सीडेंटल लॉसेस हमने इसलिए वर्ड ही लिख दिया क्योंकि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सारे ऐसे लॉस हैं जो हमारे बिजनेस में कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इनको हम कंसीडर करते हैं इनडायरेक्ट लॉसेस, जो कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लिया है एक्सीडेंटल लॉसेस। तो जितने भी लॉसेस हो, चाहे वो लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो या लॉस बाय एक्सीडेंट हो, वो सारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। और इस बेसिस पर आप फाइंड आउट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर इनकम में जितने भी आपके इनकम आते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, इनकम रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट एक्सेट्रा, वो सारे आपके इनडायरेक्ट इनकम में आ जाते हैं, मतलब वो सारे इनकम जिनको अभी तक आपने कंसीडर नहीं किया। और लास्ट वन है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इसी को हम इंसार्ट कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सेंस ये है the earning which is received by the business enterprise in relation to the capital employed is called return on investment, or the percentage of earning which is earned by the business enterprise on their capital investment. Actually the capital invested into the business is considered share capital fund plus long term loan like the debenture, long term borrowing एंड लोन फ्रॉम बैंक एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इनको हम शेयर होल्डर्स फंड या हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन को कंसीडर करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में। और दूसरी तरफ एक मेथड और है, अगर इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो असेट्स के बेसिस पर भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एक्चुअली कैपिटल डिप्लॉयड इनटू द बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। तो इन्वेस्टमेंट जो हमने इन फॉर्म ऑफ कैपिटल किया या कैपिटल का डिप्लॉयमेंट किया, उसी को हम कंसीडर करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड पर एक एक्सपेक्टेड रेट से जो हम अर्निंग करते हैं, रिटर्न रिसीव करते हैं, उसी को हम रेट ऑफ रिटर्न के नाम से या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे कैपिटल पर एक मिनिमम अर्निंग को या एक फिक्स रेट से अर्निंग को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि एक्सपेक्टेड होता है या बिजनेसमैन का जिस पे एक्सपेक्टेशन होता है। एक्सपेक्टेड इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया क्योंकि जब भी हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर एक फिक्स परसेंटेज प्री डिटरमाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है, जिसके बेसिस पर हम उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक द 10%, 20% एक्सेट्रा। तो इसी रेट से जब हम बिजनेस में अर्निंग करते हैं तो उसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक मीन्स है। इट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट है ये भी पार्ट होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का, इसलिए हम इसको बिना डिडक्ट किए ही कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय
कैपिटल एम्प्लॉयड, या आप इसको कह सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाई 100। ये मेथड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करने का या रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड आउट करने का, जिस रेट से हम अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मिस हो गया, एक्चुअल में डिविडेंड भी रहेगा बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। रीज़न क्या है, हमने जस्ट बात किया कि जो शेयर होल्डर्स फंड है और लॉन्ग टर्म बारोइंग है, ये दोनों लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के पार्ट हैं, इसलिए इनको बिना डिडक्ट किए ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर अब हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड, जिसमें हम लायबिलिटी साइड अप्रोच के बेसिस पर, लायबिलिटी साइड अप्रोच के नाम से कंसीडर करते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच का मतलब यह कि बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है उसके बेसिस पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बारोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसको हम कह सकते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। इसका मतलब हुआ कि इसमें दो आइटम आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बारोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इसके बेसिस पर आप कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच है सेकंड मेथड, जिसको हम असेट साइड अप्रोच के नाम से जानते हैं। असेट साइड अप्रोच, तो असेट से अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना हो, उस केस में आपने ये पढ़ा हुआ है कि आपका नॉन करेंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल होता है, और वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी करते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं टोटल असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो यहां पे हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल नॉन करेंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या हम इसको दिखा सकते थे नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब चलिए अगर हमने ये लिख दिया है तो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल इक्वल करेंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये मेथड है जिसकी बेसिस पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 104 फ्रॉम डीके गोयल न्यू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 104 from DK Goyal. Information is given. From the following information, calculate the operating profit ratio. Opening stock 10,000, purchases 1,20,000, revenue from operation 4 lakh, purchase return 5 lakh, return from revenue from operation means sales return 15,000, selling expenses 70,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट रिवेन्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 4 लाख और रिटर्न फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15,000।
इसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके बेसिस पर हम आसानी से निकाल पाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चलिए पहले रेशियो लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ये गिवन है 4 लाख माइनस 15,000 इक्वल 3,85,000। ये हमारा आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर हम कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करके ग्रॉस प्रॉफिट पहले फाइंड आउट कर लें। इसके बाद हमारे लिए आसान ये हो जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे। तो दूसरे स्टेप पर आएंगे। इंफॉर्मेशन देखिए, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए ओपनिंग स्टॉक से इंफॉर्मेशन परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, इसके साथ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस या कैरेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे आप। आपका ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेजेस 1,20,000, परचेज रिटर्न 5,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ये हो गया आपका 5,000 और ये 60,000। आप टोटल करेंगे 1,30,000 होगा। 1,30,000 से 65,000 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपका 65,000 होगा। आपको मिल गया कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब फाइंड आउट कर लीजिए अब ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके बारे में अभी आपने फाइंड आउट किया 3,85,000, और आपका कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हो गया 65,000। अगर इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3,20,000। 3,20,000 आपको मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो चलिए पहले हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल एज पर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दी गई है सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंस दिया गया है 70,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया गया है 40,000 प्लस 40,000 इक्वल 1,10,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट जस्ट आपने फाइंड आउट किया 3,20,000
माइनस 1,10,000, नेट रिजल्ट आपका 2,10,000। यह आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रेशियो पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल 2,10,000 डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,85,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा 54.55%। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 107, सेम बुक से। क्वेश्चन नंबर 107, which is gross profit ratio of a company was 25%, its cash revenue from operation were 5 lakh and its credit revenue from operation were 90% of the total revenue from operation. If the indirect expenses of the company were rupees 1,50,000, calculate its net profit ratio. तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। और एक बात यहाँ पे बहुत क्लियर बताई गई है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कंपनी का 25% है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालेंगे। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख एंड इट्स क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर 90% ऑफ द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है हमारा कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें हमको कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और इसको हम एज्यूम कर लेंगे 10% के इक्वल, क्योंकि 90% हमारा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो अगर 10% की वैल्यू पता है हमें तो 100% की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो इसी को हम यहाँ पे बेस लेते हुए फाइंड आउट करेंगे टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमारा जो स्टेप है यहां पे हम मेंशन करें क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90% is 90% of total revenue from operation अगर ये 90% हो गया तो इसका सेंस हुआ कि हमारा जो कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इट मीन्स कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10%। ये अगर हमारा 90% हुआ तो ये 10% ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो इस बेसिस पर अगर हम टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा इफ कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 कैश क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल 100 इफ कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल 100/10 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 50 लाख। मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये हमको पता चल गया कि हमारा जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 50 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टोटल रिवेन्यू का 25% है। तो 50 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल 12,50,000। तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई
ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। नेट प्रॉफिट इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 12,50,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसमें 1,50,000। ये इक्वल हो जाएगा 11 लाख। और इसी को अगर आप रेशियो पे रख देंगे तो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल नेट प्रॉफिट 11 लाख अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 22% होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 110, which is calculate return on capital employed from the following: share capital 7,20,000, reserve and surplus 6,50,000, current liabilities 7,50,000, non-current assets 15 lakh, inventory 5 lakh, trade receivable 6 lakh, cash and cash equivalent 1 lakh, 10% long term borrowing 5 lakh, long term provision 80,000। तो यहाँ पे दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर हम असेट साइड अप्रोच या लाइबिलिटी साइड अप्रोच दोनों में से जिसको भी अप्लाई करें उसके बेसिस पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है। तो देखिए फाइंड आउट कैसे करेंगे, लास्ट पॉइंट में एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड की ज़रूरत होती है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है, अगर इंटरेस्ट को हम इसमें प्लस कर लें तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है। अब हम असेट साइड अप्रोच को या लाइबिलिटी साइड अप्रोच को जो भी हमें सुटेबल लगता हो उसमें से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है। ये दिया हुआ है 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000। ऐड करना हमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बारोइंग। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बारोइंग में एक ही पार्ट है 10% लॉन्ग टर्म बारोइंग 5 लाख का। ऐड इंटरेस्ट 10% लॉन्ग टर्म बारोइंग। अगर इस पर आप 10% निकालेंगे तो 5 लाख इंटू 10 अपॉन 100 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 50,000 के। टोटल हो जाएगा आपका रुपीज़ 3 लाख और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल, अभी हमने आपको बताया कि अगर आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच को फॉलो करते हैं तो उस केस में आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और क्वेश्चन में दोनों इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। शेयर कैपिटल दिया गया है
रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म बारोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन चाहिए, मीन्स नॉन करेंट लाइबिलिटी चाहिए। तो इसमें देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें लॉन्ग टर्म बारोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों के बारे में बताया गया है। आपका 10% लॉन्ग टर्म बारोइंग 5 लाख एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन 80,000। एड लॉन्ग टर्म बारोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब देखिए इसमें शेयर कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन है 7,20,000, 7,20,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है 6,50,000, लॉन्ग टर्म बारोइंग 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 80,000। ये टोटल अमाउंट हुआ आपका 19,50,000। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू मिल गई। अब रेशियो पे रखना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख डिवाइडेड बाई 19,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप सॉर्ट कर लेंगे तो सॉर्ट करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 15.38%। ये आपका आंसर है। आई थिंक you will be able to understand the concept and all the question which is taught in this lecture. In case of doubt, you can discuss. Thank you. That's all.